अरे ओ औरंगजेब, दरवाजा खोल दे तू, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे क्यों बंद कर रखा है? जल्दी खोल, नहीं तो तोड़ डालूंगी, और बाहर आ गई तो तेरा मुंह नोच डालूंगी। दरवाजे पर जोर जोर से धमक पड़ने लगी। आरती ने बगल में सोए पति को झकझोर दिया। सुनिए, उठिए ना, माँ जी कितना शोर मचा रही हैं। देखिए कैसे दरवाजा पीट रही हैं। तो क्या करूं? उन्हें खोल तो सकता नहीं। खोलूंगा तो अभी से बाहर जाने की जिद करेंगी, मारपीट शुरू कर देंगी, पूरा हमला बोल देंगी। अनिल ने ठंडी सांस लेकर कहा। अनिल और आरती की शादी हुई अभी महीना भर ही हुआ था। आरती एक साधारण परिवार से थी। अनिल ने जब बिना दहेज की शादी के लिए हाँ कही तो आरती और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। शादी से पहले जब अनिल आरती से मिला था तो बोला था, आरती, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो शादी के लिए हाँ करना, वरना तुम इनकार कर सकती हो। कहिए। मेरी माँ को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। मेरे दो छोटे भाई और एक छोटी बहन है जो तुमसे भाभी नहीं, एक माँ जैसी उम्मीद रखेंगे। क्या तुम इतनी जिम्मेदारियां उठा पाओगी? अनिल ने आरती की आंखों में झांकते हुए पूछा था। मैं आपके विश्वास की कसौटी पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, हर तरह से साथ दूंगी। आरती के होंठों पर मुस्कान थिरक उठी थी। आरती बहू बनकर आई तो एक बंद कमरे की खिड़की से उसने सास माँ को देखा था। वह चौकी पर बैठी अपनी ही धुन में ना जाने क्या क्या बुदबुदा रही थी। सफेद साड़ी से लिपटा उनका गोरा बदन ऐसा लग रहा था मानो संगमरमर की कोई जीती जागती मूर्ति हो। कौन कहेगा ये पागल हैं? चेहरे का तेज तो महारानियों को भी मात करता है। आरती सोचने लगी थी कि माँ बुढ़ापे में पागल होने के बाद इतनी सुंदर हैं तो जवानी में कैसी रही होंगी। घर में कदम रखते ही आरती ने बिखरे हुए घर को आंचल में समेट लिया था। वह खूब जतन से अपने ससुराल को लेकर चल रही थी और सास की खूब सेवा करती, उनके कपड़े बदलती, उन्हें खाना खिलाती। उसे हैरानी होती कि माँ जी इतनी शांत रहती हैं, किसी से कुछ कहती भी नहीं, बस अपने आप में खोई ना जाने क्या क्या बुदबुदाती रहती हैं। पागल क्या ऐसे होते हैं? पर एक रात उसे अपने सवाल का जवाब मिल ही गया। उस रात सबको खाना खिलाने के बाद वह खाना लेकर सास के कमरे में गई तो चौंक पड़ी थी। आज उनकी आंखों में उसे कुछ अलग ही भाव नजर आए थे। हमेशा खोई खोई से रहने वाली आंखों में क्रोध और तिरस्कार लहरा रहा था। आरती ने खाना उनके सामने रखकर कहा, माँ जी, खाना खा लीजिए। माँ ने आंखें तरेर कर बहू को देखा। यह खाना मैं खाऊंगी? और दाल की कटोरी उठाकर आरती की ओर खींच मारी थी। आरती की चीख निकल गई थी। कटोरी उसके माथे से टकराकर झन से जमीन पर जा गिरी थी। बिफरी हुई माँ ने कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। आरती थर थर कांप रही थी। वह बहुत अधिक भयभीत हो गई थी। माथे का लहू बहकर उसके चेहरे को रक्त रंजित कर गया था। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े आए थे। अनिल ने छोटे भाई को आवाज दी थी, पप्पू, जल्दी से रस्सी ला, लगता है माँ को फिर से दौरा पड़ गया है। तीनों भाइयों ने माँ को जबरदस्ती पकड़कर रस्सी से पलंग के साथ बांध दिया था। चीख चीख कर माँ के होंठों से झाग निकल रहा था। आंखें लाल हो गई थी। बिखरे बालों से उनका रूप और डरावना लग रहा था। वह चीख रही थी, राजकुमारी ऐसा खाना खाती है? सूखी रोटी, सिर्फ एक सब्जी, पानी जैसी दाल, कहाँ मर गए सारे रसोइये? आरती भय और आश्चर्य से जैसे जड़ हो गई थी। पूरी रात माथे के दर्द से उसे नींद नहीं आई थी। पूरी रात असमंजस्य में रही। सुबह हल्की सी झपकी लगी तो सास की चीख सुनकर फिर से उठ गई। औरंगजेब, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, देख तो 4 बजे थे। उसने अनिल से पूछा, माँ इतनी उग्र क्यों हो जाती है? मेरी तो डर के मारे घिक्की बन गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जीवन की कड़वी सच्चाइयों से सबको एक ना एक दिन रूबरू होना पड़ता है। पर माँ सच्चाइयों को सहन नहीं कर पाई और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कड़वी सच्चाइयाँ? हाँ, मेरी माँ बहुत बड़े जमींदार परिवार की इकलौती बेटी थी। पिता राजा साहब कहलाते थे और वह राजकुमारी। दर्जनों नौकर एक हुक्म पर दौड़े पड़ते थे। उनकी हर तमन्ना पूरी होती थी। लाडली थी सबकी और हर किसी को मोह लेती थी। जब उनका विवाह मेरे पिता के साथ हुआ, तभी से उनके जीवन में उल्टा चक्र घूमने लगा। तुमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक गरीब लकड़हारे की।
एक ही बेटी थी। एक दिन राजकुमार उसे ब्याह ले गया और वह रानी बन गई। हाँ, मेरी माँ की कहानी इस कहानी का उल्टा पहलू है। एक राजकुमारी के दामी बन जाने की दुख भरी कहानी। क्या? आरती आश्चर्य से बोली। मेरे नाना ने मेरे पिता के घर का ऐश्वर्य देखकर मेरी माँ का विवाह किया था। उन्हें पता नहीं था कि मेरे दादाजी की शान खोखली है, ठीक वैसे ही जैसे सोने का मुलम्मा चढ़ा पीतल का जेवर। उनका मकान तक गिरवी पड़ा था। वजह थी मेरे दादा और बड़े चाचा की जुए और शराब की लत। इन सब से जो संपत्ति बची थी वह 5 बेटियों के दहेज में स्वाहा हो गई। मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, माँ उनके साथ शहर आ गई। पिता के घर से पति के घर का माहौल एकदम अलग था। कहाँ दर्जनों नौकर चाकर, कहाँ कुछ बर्तन कपड़े धोना खाना बनाना। माँ का मस्तिष्क दोनों के इतने बड़े अंतर में सामंजस्य नहीं बैठा पाया। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। बच्चों की जिम्मेदारी, जीवन की छोटी बड़ी जरूरतों और मन की अतृप्त लालसाओं ने माँ के हृदय को डावाडोल कर दिया था। पिताजी माँ को भरसक खुश रखने की कोशिश करते। माँ का जीवन सामान्य ढर्रे पर आने लगा था कि नियति ने अपने क्रूर हाथों से मेरे पिताजी की जीवन की डोर खींच ली। माँ वैधव्य की कंटीली राह में नितांत अकेली रह गई। उनकी स्थिति बिल्कुल भंवर में डोलती उस नाव जैसी थी जिसके नाविक को सागर की गहराई लील गई हो। जीवन के भंवर में फंसी वह इस आघात को झेल नहीं पाई। पिताजी की मौत के 1 महीने बाद उन्हें पागलपन का पहला दौरा पड़ा। बुरी तरह चीखते हुए माँ ने घर का सारा सामान उठाकर चीखते हुए फेंकना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने उन्हें कमरे में बंद किया। पूरी रात वह चीखती चिल्लाती रही। खुद तो मरकर मुक्ति पा गए और मेरे सर पर छोड़ गए सबको। कायर कहीं के, मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतने बड़े घर की इकलौती बेटी हूँ मैं। नौकरों की फौज है मेरे लिए और मैं खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, बच्चों के नखरे उठाऊं, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। माँ कभी ठठा कर हंसती तो कभी बिलक बिलक कर रो पड़ती। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। आरती की आंखें बरस पड़ी। उफ, इतना मानसिक कलेश झेला है माँ ने। मैं तब 14 साल का था। मैंने समझ लिया था कि अब मुझे छोटे बहन भाइयों की देखरेख करनी होगी, माँ को भी संभालना होगा। मैंने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पिताजी की पेंशन और ट्यूशन के रुपयों से जैसे तैसे गुजारा होने लगा। माँ वैसे तो शांत रहती पर कभी कभार व्यग्र हो उठती। कभी कभी 3 ईंटों का चूल्हा बना बड़ी सी कढ़ाई उस पर धर देती। कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए बड़बड़ाती रहती। हलवा बन गया, बस अब रामदीन गरम गरम पूरी उतारेगा। रायता, कटहल की मसालेदार सब्जी, सब तैयार है। अरे रामू, गोपाल, हरिया, शिवा कहाँ मर गए सब? बाबूजी को मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। जल्दी से आसन लगाओ, तब तक मैं थाली सजाती हूँ। झूठ मूठ की थाली सजा वह अपने बिछाए आसन के नजदीक रख देती और आंगन के खंभे का सहारा लेकर बैठ जाती। निर्लिप्त दृष्टि से एक तक शून्य से निहारती रहती। न खाती न पीती न नहाती धोती। कहते हुए अनिल भावुक को उठा और रोने लगा। आरती का मन भी भर आया। तभी माँ जोर से चिल्लाई, औरंगजेब अभागे, खोलना मुझे, मैं बाहर जाऊंगी, जल्दी खोल। ऐसा लगा कि दरवाजा टूटा कि तब टूटा। आरती ने मनुहार से कहा, खोल दीजिए ना, बाहर आना चाहती हैं तो इसमें बुरा क्या है? तुम नहीं जानती, माँ घर से बाहर जाकर बाजारों में घूमती रहती हैं, जाने क्या क्या उधार में खरीद लाती हैं। सब पर राजकुमारी होने की धौंस जमाती रहती हैं। एक दिन तो उन्होंने हद कर दी। मिठाई बनाने वाले कारीगर के साथ शामियाने वाले और बैंड बाजे वाले को भी बुला लाई। बड़ी मुश्किल से उन सबको समझा बुझाकर वापस किया। कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि मेरी तेज तर्रार वाकपटु माँ पागल है। आरती सोच में पड़ गई। एक नारी के दिल के भाव को, उसके दर्द को एक नारी ही समझ सकती है। बेटी के विवाह की लालसा से माँ ये सब करती है। मन में कहीं गहरे तक बैठा है कि बेटी जल्दी से जल्द किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाए। भले ही मानसिक संतुलन खो बैठी है, फिर भी बेटे की कम आमदनी, उसके छोटे से कंधे पर घर का भारी बोझ, बेटी के विवाह का खर्च, यह सब कुछ महसूस करके ही तो वह अनजाने में ऐसा कदम उठा बैठती हैं। आरती ने पूछा, माँ आपको औरंगजेब क्यों कहती है? तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। मैं भी माँ को कमरे में बंद कर देता हूँ ना, इसीलिए मेरी पढ़ी लिखी माँ मुझे औरंगजेब कहती है।
अनिल के चेहरे पर विषाद भरी मुस्कुराहट खिंच गई, जिसमें उसके दिल का दर्द साफ झलक रहा था। आपके नाना ने अपनी बेटी की खोज खबर नहीं ली? नाना तो माँ के विवाह के तीसरे वर्ष ही चल बसे थे, और भाई भाभी भला किसके अपने हुए हैं? वे तो कभी माँ की खबर तक नहीं लेते हैं। नाना ने इतना कुछ छोड़ा है, लेकिन सब हड़प कर बैठे हैं, अनिल ने कहा। आपको माँ जी का इलाज रांची में करवाना चाहिए। वहाँ के मानसिक अस्पताल में ऐसे रोगियों का बेहतर इलाज होता है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। सब कुछ करके हार गया हूँ आरती। मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने 1000 बार कहा है कि माँ को पागल खाने में डाल दूँ, पर मेरा मन नहीं मानता। कैसे अपनी जन्मदायित्री को पागल खाने के वीरान सन्नाटे में अकेला छोड़ दूँ? किस मन से छोड़ आऊँ अपनी माँ को पागल खाने? आरती का मन भर आया। उसने स्नेह से कहा, आप दुखी क्यों होते हैं? आपने तो अच्छी तरह अपना कर्तव्य निभाया है। कौन कहता है आजकल के ज़माने में श्रवण कुमार नहीं होता? दुनिया चाहे जितनी भी तारीफ कर ले, श्रवण कुमार कह ले, पर मेरी माँ तो मुझे औरंगजेब ही कहती है ना। उनके दिल में मेरे लिए नफरत है, सिर्फ नफरत। उनका यह संबोधन मेरे हृदय में कील की तरह चुभता है। आरती ने सोचा, कौन कहता है पुरुष संवेदनशील नहीं होते? क्या हृदय की वेदना और आंखों में छलकती करुणा केवल नारी तक ही सीमित है? पुरुष भी मोम सा मुलायम दिल रखते हैं, छुपा हुआ ही सही। लेकिन बेटे अपने माता पिता का पूरा कर्तव्य निभाते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसीलिए वो ऐसा कहती हैं। ठीक होती तो क्या ऐसा कहती? उसने स्नेह से पति का कंधा दबाते हुए कहा, मेरे बड़े भैया के एक दोस्त जाने माने मनोचिकित्सक हैं। मैं माँ के लिए उनसे बात करूँगा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा तुम्हें उचित लगे, अनिल एक ठंडी सांस भर कर कहा। आरती पति और सास को साथ लेकर दिल्ली आ गई, जहां उसके भाई के एक दोस्त डॉक्टर अविनाश प्रैक्टिस करते थे। आरती ने महसूस किया कि घर से बाहर निकलकर माँ जो बहुत राहत महसूस कर रही हैं। चुपचाप बैठी वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। चेहरे पर शांति थी। डॉक्टर अविनाश एक हंसमुख नवयुवक थे। उन्होंने प्रेम से माँ जी की जाँच की और कुछ सवाल उनसे पूछे। माँ जी धीमे स्वर में जवाब देती गई। डॉक्टर अविनाश ने कुछ दवाएं लिखकर पर्चा अनिल को दे दिया। आरती ने पूछा, भैया अब हम आपसे कब मिलें? आप दोनों आज शाम को मेरे घर पर मिलिए। आप दोनों को बहुत सी बातें बतानी हैं, डॉक्टर अविनाश ने कहा। शाम को मिलने पर डॉक्टर ने समझाया, माँ जी को मनोरोग है, जिसे डॉक्टरी भाषा में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया होने का कारण क्या है? डॉक्टर अनिल ने पूछा। डॉक्टर अविनाश ने बताया, वैसे तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। इस पर मुख्य कारण है किसी न किसी वजह से उपजा तनाव। आज के भौतिकवादी समाज में तनाव एक तरह से रच बस गया है। यही वजह है कि बहुत से रोगों की उत्पत्ति का कारण तनाव है। किस तरह का तनाव डॉक्टर? आरती ने पूछा। जैसे बचपन में माँ बाप का प्यार न मिलना, कोई दुर्घटना, विकलांगता, या फिर वैसी स्थिति जो आपकी माता जी की है। वह बचपन से जिस वैभव को देखती आई थी, विवाहित जीवन में उसकी कमी ने उनका मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। डॉक्टर, वैसे तो माँ शांत रहती है, पर कभी ना कभी ना जाने उन्हें क्या हो जाता है कि मारपीट करने पर उतारू हो जाती हैं। चित्त अशांत रहता है, कभी ठीक नहीं रहती हैं, कभी चीखने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी गहरी उदासी में डूब जाती हैं। अनिल ने मायूसी से कहा, देखिए, जिंदगी एक सामान्य भावना है, और अब जिंदगी पर भावनात्मक अंकुश नहीं रह जाता। तब व्यक्ति चिड़चिड़ा और आक्रामक बन जाता है। अकेलापन, उदासी में डूबे रहना, बोलचाल बंद कर देना, या लगातार बिना बात बोलते रहना ही मनोरोग के लक्षण हैं, डॉक्टर ने समझाया। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? अनिल ने पूछा। जी हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उचित सलाह और सही दवाओं का सेवन से सिजोफ्रेनिया का मरीज ठीक हो जाता है। बस सही देखभाल की जरूरत होती है, डॉक्टर ने कहा। तो आरती और अनिल के सिर से मानो बोझ उतर गया। डॉक्टर अविनाश के इलाज से और बेटे बहू के प्यार और देखभाल से धीरे धीरे बाजें स्वस्थ होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह बिल्कुल ठीक हो गई। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। आखिर उनकी सेवा रंग लाई थी। छोटे भाई बहन भी फूले नहीं समा रहे थे।
एक रात जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, आरती ने खीर का कटोरा सास के हाथ में देते हुए कहा, माँ जी, जरा अपने औरंगजेब को खीर तो दे दीजिए। नहीं बहू, औरंगजेब नहीं, यह है तो मेरा श्रवण कुमार है, माँ जी ने भीगे स्वर में कहा और स्नेह से बेटे को अंक में भींच लिया। पूरे परिवार के चेहरे खिल उठे। अनिल की खुशी का तो पारावार ही नहीं था। उसे अनचाहे संबोधन से मुक्ति जो मिल गई थी, वह माँ के गले लग गया। आरती भी माँ के गले लग गई। छोटे भाई बहन सब माँ के गले लग गए। माँ अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर भावुक हो उठी और सब बच्चों को चुमकारने लगी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।